हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के चैप्टर 5 जो कि स्कीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में है। इस पार्ट 1 वीडियो में हम लोग जो भी कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और पार्ट 2 में एज यूजुअल जो भी मॉक टेस्ट हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड उनके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड से। इसमें हम लोग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। तो बेसिकली जो 3 की डॉक्यूमेंट्स हैं इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन के लिए वो हैं SID, SAI और किम बोलते हैं, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर एनी स्कीम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो जैसे स्कीम का नाम क्या है, टाइप क्या है, उसका एसेट एलोकेशन क्या होगा, उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, कब लॉन्च है, कौन फंड मैनेजर है, वगैरह वगैरह, जो की इन्फॉर्मेशन वो सारा सब कुछ होता है SID में। दूसरा जो होता है SAI, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो SAI बोलते हैं। SAI में बेसिकली आपके स्कीम स्पेसिफिक ना होकर के जो म्यूचुअल फंड्स के अराउंड स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन होती है उसको इंक्लूड किया जाता है। और तीसरा डॉक्यूमेंट है की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। बेसिकली ये शॉर्ट वर्जन है बोला जाए या समराइज्ड वर्जन है सिड और SAI का। इसमें स्कीम से रिलेटेड जो भी की इन्फॉर्मेशन होती है उसको इंक्लूड किया जाता है। तो जब भी सवाल आए कि 3 की डॉक्यूमेंट्स कौन है, इवन आप जो म्यूचुअल फंड्स के ऐड देखते हैं उसमें बोलते हैं ना, प्लीज़ रीड केयरफुली स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। जब स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का बोला रेफरेंस दिया जाता है तो उसका मतलब सिड, SAI और किम जो KIM है, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, इसकी बात हो रही है। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है जो कि मैंने नीचे मेंशन की हैं पॉइंटर वाइज। जो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं इनका एक ही मोटिव है कि जब इन्वेस्टर अपना डिसीजन ले तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, किसके बेसिस पे, स्कीम से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट को समझ करके, उसमें रिस्क क्या है, वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगा और उसके अराउंड जो डिटेल है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि एक प्रिंसिपल है म्यूचुअल फंड स्पेस में कि इसको कैविएट एम्प्टर बोलते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड या AMC का काम होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन, जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल करवाना और लेट द बायर बी वेयर, मतलब बायर को पता होना चाहिए कि वो क्या खरीद रहा है, उसके क्या रिस्क हैं, उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, जो भी पोटेंशियल लॉसेस हों या रिस्क हों वो सारा सब कुछ बायर्स को पता होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है तो याद रखना है कैविएट एम्प्टर बोलते हैं, लेट द बायर बी अवेयर। थर्ड इज एन इन्वेस्टर इज प्रिज्यूम टू हैव रेड एंड अंडरस्टूड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग इन ए म्यूचुअल फंड स्कीम। तो जब आप फॉर्म भरने जाते हो या इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो वहाँ पे मेंशन होता है कि आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन या स्कीम रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स आपने पढ़ लिए हैं। तो आप बाद में ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने तो पढ़ा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। इन प्रैक्टिकल सेंस सिड और SAI दो सेपरेट डॉक्यूमेंट्स हैं, बट लीगल टेक्निकलिटी की पर्सपेक्टिव से आप देखो जो SAI है वो SID का ही पार्ट है और SID और SAI को ही स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है। अब ये दोनों जो डॉक्यूमेंट SID और SAI, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स सेबी ने एक फॉर्मेट प्रेस्क्राइब किया है। उस फॉर्मेट में AMCs को प्रिपेयर करके फिर सेबी को सबमिट करना होता है और सेबी फिर क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को रीड करके या गो थ्रू करके अपनी ऑब्जर्वेशन देता है, उसको अप्रूव नहीं करता है। इसीलिए बोलते हैं दीज डॉक्यूमेंट्स आर वेटेड बाई सेबी, नॉट अप्रूव्ड बाई सेबी। जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं सेबी के वेटेड बाय सेबी जो भी बोला जाए, उसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं एमफी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होते हैं और AMC की भी वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। मूव करते हैं, अब इसमें हम स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। बेसिकली स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जब बोलते हैं तो यही दो, सिड और SAI। जो तीसरा किम है वो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बट उसको इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो ये दोनों जो डॉक्यूमेंट हैं ये प्राइमरी सोर्स हैं किसी भी इन्वेस्टर को अपना डिसीजन मेकिंग के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है सिड SAI, याद रखना सिड में स्कीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और SAI में एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू AMC या म्यूचुअल फंड, जो भी एज अ ग्रुप कंपनी एज अ AMC जो इन्फॉर्मेशन होती है वो SAI में होती है। और जो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो इन्वेस्टर और फंड के बीच में
कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का बेसिस फॉर्म करता है। मतलब जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो ये मान लिया जाता है कि जो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एएमसी ने बना के रखा हुआ है, आपने उनको पढ़ लिया है, आप उससे एग्री करते हो। जैसे ही आप फॉर्म पे साइन करते हो, इसका मतलब आपने स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को में जो भी क्लॉज उस समय पे हैं वो सब आपने लिख के साइन करके एग्री किया हुआ है। अब एसआईडी में क्या क्या मेन कंटेंट होता है ये मैंने लिस्ट डाउन किया है। मैं एक हाई लेवल इसका रन थ्रू कर देता हूँ। तो टेबल ऑफ कंटेंट इवन ये भी सेबी ने डिफाइन करके रखा है, ये फॉर्मेट में ये कंटेंट होना चाहिए। तो टेबल ऑफ कंटेंट, देन हाइलाइट्स मतलब स्कीम की हाइलाइट्स क्या है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, और उसका नाम क्या है, वगैरह वगैरह। फिर आता है इंट्रोडक्शन। इसमें बेसिकली रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, स्टैंडर्ड हैं या स्कीम स्पेसिफिक हैं। फिर प्रोविजंस रिगार्डिंग द मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन द स्कीम, कितने मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर होंगे, कोई और स्पेशल कंसिडरेशंस हैं, कोई स्पेसिफिक वर्ड या टेक्निकल टर्म्स यूज़ की जा रही है, उसका डेफिनेशन क्या है, या ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट जिसमें बेसिकली जो एएमसी ने इशू किया होता है उसके बारे में वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ होता है। इस पूरा सब चीज़ें इंट्रोडक्शन में आता है। फिर आता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कीम। इसमें बेसिकली आपका नाम क्या है, वो कौन सी टाइप की स्कीम है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, किस तरह से वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। फिर एसेट एलोकेशन पैटर्न कहाँ होगा, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कितना कितना परसेंटेज करेंगे ऑन एन एवरेज, वो सारा इन्फॉर्मेशन इनको इधर लिखना पड़ता है। फिर फर्दर उसमें आता है कि इन्वेस्ट कहाँ करेगी, मतलब किस तरह के मार्केट में, जोग्राफिकल मार्केट में, सेक्टर स्पेसिफिक, या किस तरह की एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी। फिर उसको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, फॉर एग्जांपल वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है या ग्रोथ है या कोई कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी है, जो भी है वो भी वो मेंशन करेंगे। फिर उस स्कीम के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या हैं जो कि बदले नहीं जाएंगे, जो बेसिक हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो होता है वो उसको फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो और कोई भी आप मान लो फीस या एक्सपेंसेस जो आप चार्ज करोगे वो सब फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में आता है। अगर आपने कोई गारंटी दी है या कोई, वैसे तो अलाउड नहीं होता है, बट अगर इस तरह का कोई भी इंडिकेटिव आपने इंफॉर्मेशन दी है वो सब कुछ आपको फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में इंक्लूड करना पड़ता है। फिर बेंचमार्क, आप इस फंड को किस बेंचमार्क के अगेंस्ट इसका परफॉर्मेंस जज किया जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन इसमें होगी। इस स्कीम को मैनेजर्स कौन है, फंड मैनेजर्स कौन है, कौन मैनेज कर रहा है, एक है या मल्टीपल है, उनका नाम, डिटेल और एक्सपीरियंस वगैरह। फिर इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस कितनी है, कि मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि इसमें 5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या कभी कभी किसी फंड का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है तो कंपनीज रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं सिप अमाउंट को 25,000 पर मंथ या 10,000 पर मंथ ऐसा करके, तो वो इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस भी इसमें मेंशन होनी चाहिए। फिर ये इसका परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड, अगर नया है तो उसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड नहीं होगा, बट जैसे ही उसका कुछ टाइम हो जाएगा तो उस स्कीम का परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के उसमें, या जो भी डिफाइंड टाइम फ्रेम है उसमें कितना उसका परफॉर्मेंस है इन कंपैरिजन टू अदर बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट इसको जज किया जा रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी इसमें होनी चाहिए। यूनिट्स एंड ऑफर, कितनी यूनिट्स ऑफर होगी, क्या मतलब वैसे तो फेस वैल्यू 10 ही होता है बट इसके अलावा जो भी इसके साथ ऑफरिंग्स है उसको इंक्लूड किया जाएगा। फीस एंड एक्सपेंसेस क्या है बेसिकली, तो फीस एंड एक्सपेंसेस में बेसिकली क्या आता है, एक टर्म होती है TER, टोटल एक्सपेंस रेशियो, तो बेसिकली वो उसमें ये फीस एंड एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। फिर यूनिट होल्डर्स के राइट क्या है, और यूनिट होल्डर से रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, और एनी पेनल्टीज, लिटिगेशन वगैरह उस स्कीम में चल रहे हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन आप एएमसीज को एसआईडी में इंक्लूड करना पड़ता है। मूव करते हैं फर्दर, इसी में ही रिस्कोमीटर होता है। तो रिस्कोमीटर बेसिकली अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब आप इसका एसआईडी देखोगे किसी पर्टिकुलर स्कीम का, तो उसमें एक पिक्टोमीटर होता है जिसमें जैसे कि उसमें मल्टीपल लेवल्स होते हैं, है ना। 180 डिग्री पे उसका ऐसा फ्लैट बेस होता है और ऐसा मीटर जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी लो रिस्क टू लो टू मॉडरेट रिस्क, मॉडरेटली हाई रिस्क एंड वेरी हाई रिस्क, ऐसा करके वो मीटर दिखाता है। तो उसको किसी भी स्कीम में उसका रिस्कोमीटर क्या है वो बताना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे लिक्विड फंड हुआ तो बेसिकली वो लो रिस्क, उसका रिस्कोमीटर लो रिस्क दिखाएगा, और कोई सेक्टर स्पेसिफिक फंड है या स्मॉल कैप फंड है तो वो वेरी हाई रिस्क उसका पिक्टोमीटर में, रिस्कोमीटर में दिखाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी सिड का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनको हर
स्कीम का जो भी रिस्क वैल्यू है वो क्रिएट करना पड़ता है, जो भी उसके बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। और अगर उसमें कुछ भी चेंज होता है रिस्क लेवल में, मान लीजिए कोई एक फंड था, उसने धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कुछ ऐसे चेंजेस लाए, उसकी वजह से उसका रिस्क लेवल बढ़ गया, वो हाई रिस्क से वेरी हाई रिस्क में चला गया, तो बेसिकली एएमसीज या म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, एक नोटिस का अडेंडम इशू करते हैं और उसमें बेसिकली वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या चेंज किया है, क्यों चेंज किया है और कैसे ये इम्पैक्ट कर सकता है, और उसका रिस्क मीटर भी एसआईडी में चेंज हो जाएगा बाद में। बट ये तीन मेथड्स हैं, एक नोटिस का अटेंडम के थ्रू, एक ईमेल के थ्रू और एसएमएस के थ्रू यूनिट होल्डर्स को बताना ही होगा। द रिस्कोमीटर हैज़ टू बी इवेल्युएटेड ऑन ए मंथली बेसिस। इसको आप हर मंथ एएमसीज को इवेल्युएट करना पड़ता है कि कहीं हमारे जो रिस्क है वो चेंज तो नहीं हो गए हैं। फिर हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स की बात की थी, तो इसमें तीन मेन चीज़ें हैं कि टाइप ऑफ स्कीम, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और टर्म्स ऑफ इशू। तो टाइप ऑफ स्कीम में सॉरी किस टाइप की स्कीम है, ओपन एंडेड है, क्लोज्ड एंडेड है, इंटरवल स्कीम है, या इक्विटी बेस्ड है, इनकम बेस्ड है, हाइब्रिड है, सेक्टरल फंड है, या फंड्स ऑफ फंड है, इंडेक्स फंड है। ये बेसिकली टाइप्स ऑफ फंड, तो ये मेंशन होना ज़रूरी है फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में, जो कि सिड का ही पार्ट है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रोथ या इनकम या बोथ। तो ग्रोथ बेसिकली जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है और बेसिकली इक्विटी बेस्ड होते हैं, बट इनकम जहाँ पे इनकम इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। तो इनकम जनरली डेट बेस्ड होते हैं, बट ऐसा नहीं है इनकम है तो डेट बेस्ड ही होगा, ये इक्विटी बेस्ड भी हो सकता है। अगर आप डिविडेंड यील्ड फंड्स जो होते हैं वो बेसिकली ग्रोथ ना होकर के उनका ऑब्जेक्टिव होता है इनकम, है ना। फिर जो भी पोर्टफोलियो ब्रेकअप है टेंटेटिव की, इक्विटी, डेट, मनी मार्केट या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में कहाँ कहाँ कितना कितना एक बेसिक आइडिया, वो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपने एक इक्विटी फंड बनाया है और उसमें 65-70% आपने इक्विटी रखा था और अचानक से आपने उसको रिड्यूस करके 10% कर दिया, 90% आपने डेट फंड कर दिया। तो बेसिकली आपने उसका पूरा फंडामेंटल एट्रीब्यूट ही चेंज कर दिया, वो इक्विटी फंड से वो डेट फंड बन गया, है ना। तो वो चीज़ें इन सारे एस्पेक्ट को फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। फिर जो भी टर्म्स ऑफ इशू का मतलब, इसकी लिस्टिंग कहाँ होगी, इसको रीपरचेज कैसे होगा, रिडेम्पशन कैसे होगा, यूनिट होल्डर कैसे बाई करेगा, सेल करेगा, वो सारा प्रोविजंस टर्म्स ऑफ इशू में आते हैं। और जो भी फीस और एक्सपेंसेस हैं उस पर्टिकुलर स्कीम में चार्ज किए जाएंगे, उसका इन्फॉर्मेशन होता है। और कोई सेफ्टी नेट है, गारंटी है, जो कि गारंटी आज की डेट में नहीं होती म्यूचुअल फंड्स में, बट अगर इस तरह का कुछ भी हो तो वो सारा सब कुछ फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स टर्म्स ऑफ इशू में आता है। मूव करते हैं नेक्स्ट में, एसएआई, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो जैसा आपको पहले मैंने बताया था कि एसआईडी आपको रखना है स्कीम से, स्पेसिफिक फंड के बारे में, स्पेसिफिक स्कीम के बारे में है। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बेसिकली ये पूरा एएमसी या म्यूचुअल फंड एज अ हाउस जो होता है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो एवरी म्यूचुअल फंड उसको अपनी वेबसाइट पे ये एसएआई इवन एसआईडी दोनों जो है वहाँ पे अपलोड करके रखना होता है। अगर इन्वेस्टर चाहे तो उसकी प्रिंटेड कॉपी भी डिमांड कर सकता है। और एमफी की वेबसाइट पे, एक्चुअली एमफी की वेबसाइट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एसआईडी, एसएआई, सारे म्यूचुअल फंड्स के एक जगह पे मिल जाते हैं। और वहीं पे आपको सारी कंपनीज़ के एनआईवी वगैरह भी मिल जाते हैं। फिर इसमें कंटेंट क्या क्या होता है एसएआई में, मेन पहली चीज़ तो म्यूचुअल फंड का कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, मतलब इसका स्पॉन्सर कौन है, एएमसी का नाम क्या है, इसकी ट्रस्टी कंपनी कौन है, कस्टोडियन कौन है, आरटीएज और ऑडिटर्स कौन से हैं, फंड और कलेक्टिंग बैंकर्स, ये सारे जितने इसमें पेरिफेरल जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जो कोर पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब एएमसी, स्पॉन्सर और ट्रस्टी कंपनी वगैरह, ये सब का इन्फॉर्मेशन इसमें होना चाहिए। फिर यूनिट होल्डर्स के राइट क्या है उस स्कीम को लेकर के, या इन्वेस्टर को सर्विसिंग अगर देनी है तो उसका क्या प्रोसेस है, उसकी क्या टाइमलाइन है, और यूनिट होल्डर्स के क्या राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशंस हैं, उसको कहाँ कहाँ कितना कितना डिस्क्लोजर पता चलेगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन इसमें होता है। फिर जो थर्ड पॉइंट है, माफ़ करिएगा, थर्ड वाले का मैंने फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स पिछले वाले ही स्लाइड से कॉपीड रह गया, बट हम लोग यहाँ पे एसएआई की ही बात कर रहे हैं। फिर आता है इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स। इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स में अगर, जैसे हम लोगों ने बहुत पहले बात किया था किसी एक वीडियो में, कि जब भी थिनली ट्रेडेड
या नॉन ट्रेडेड डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनका कैसे वैल्यूएशन किया जाएगा, वो सारे वैल्यूएशन नॉर्म्स जो हैं, अगर वो डेट सिक्योरिटी है या कोई और तरह का फंड है जिसमें वैल्यूएशन का एक सर्टेन तरीका है, वो नॉर्म, वो तरीका वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। फिर टैक्स, लीगल एंड जनरल इन्फॉर्मेशन, तो बेसिकली नॉमिनेशन से रिलेटेड, ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स, या माइनर कैसे इन्वेस्ट करेगा, यूनिट्स का प्लेजिंग कैसे होगा, और ओवरऑल टैक्सेशन क्या है, कितना कैसे लगेगा उस स्कीम पे, या ओवरऑल उस मतलब चूँकि तो एसएआई तो जनरल है, मतलब इट्स पूरे एएमसी का है, तो उसमें सारा किस तरह की फंड्स में किस तरह का टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। फिर नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर ग्रीवेंस। तो इन्वेस्टर ग्रीवेंस मतलब कैसे इन्वेस्टर अपनी ग्रीवेंस को रजिस्टर कर सकता है, कैसे ट्रैक कर सकता है, और उसकी क्या टाइमलाइन होगी, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होता है एसएआई में। नेक्स्ट आता है की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, इसको किम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बेसिकली ये सिड और एसएआई का समरी है। तो सिड और एसएआई थोड़ा सा लीगल टर्म्स में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब लीगल के टर्म्स में मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ही लीगल होते हैं, सेबी ने उसका प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह सब कुछ प्रिस्क्राइब करके रखा है और बोला हुआ है कि इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में होना चाहिए। बट चूंकि बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें सब कुछ इंक्लूड करना होता है। तो जो किम है ये बेसिकली इसमें एसआईडी और एसएआई से रिलेटेड जो भी समरी है वो एक किम डॉक्यूमेंट में होती है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपने किम को रीड कर लिया है तो मोर और लेस आपको अपने रिस्क, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए वो सब आपको पता है। इसमें क्या होगा, बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम, ट्रस्टी का नाम, फंड मैनेजर, स्कीम वगैरह, कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, कब से वापस ये ओपन एंडेड बनेगा, इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेट एलोकेशन पैटर्न ऑफ द स्कीम को मतलब कितना इक्विटी में, कितना बॉन्ड में, कितना मनी मार्केट में, कहाँ कहाँ वो पैसा लगाएगा, वो सारा एसेट एलोकेशन किम में अवेलेबल होता है। फिर स्कीम का रिस्क प्रोफाइल क्या है ना, कि बेसिकली किसके लिए सुटेबल है, किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए या कितने टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये बेसिक जो रिस्क प्रोफाइल है स्कीम का ये किम में अवेलेबल रहता है। इसके बाद क्या क्या प्लान्स हैं, ऑप्शंस हैं, जैसे ग्रोथ प्लान, इनकम प्लान, और बहुत बार डिविडेंड के लिए जो IDCW ऑप्शंस आजकल आते हैं वो सारे हैं। प्लान्स में माफ करिएगा, बेसिकली डायरेक्ट प्लान्स होते हैं, रेगुलर प्लान्स होते हैं। डायरेक्ट प्लान जो आप बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के डायरेक्टली AMC से खरीदते हो या एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीदते हो, उनको EOP बोलते हैं, है ना। और जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस का मतलब हुआ कि आपने दूसरा प्लान्स में ही दूसरा था रेगुलर के बाद, दूसरा डायरेक्ट के बाद रेगुलर मतलब जो आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदते हो। तो ऑब्वियसली दोनों के NAV में डिफरेंस होता है। जब आप बाय करते हो तो डायरेक्ट प्लान्स का NAV कम होता है और रेगुलर प्लान्स का NAV ज़्यादा होता है। उसका कारण ये होता है क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का भी सर्टेन कट इंक्लूडेड होता है ना। फिर ऑप्शंस में आपका IDCW आता है या ग्रोथ ऑप्शंस आता है। ग्रोथ ऑप्शन का मतलब है उसमें पैसा ऐड होता ही रहेगा, आपके अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। और IDCW में क्या होता है, बेसिकली जिसमें आप आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हो, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, 4-5 ऑप्शंस होते हैं, क्वार्टरली। उस बेसिस पे आप पैसा, इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो आप अपने अकाउंट में ले सकते हो। फिर आता है बेंचमार्क इंडेक्स। तो इस पर्टिकुलर स्कीम का बेंचमार्किंग किसके अगेंस्ट किया गया है, इस पर्टिकुलर स्कीम का डिविडेंड पॉलिसी क्या है, कितना डिविडेंड का, और जो भी उसकी पॉलिसी है वो इन्फॉर्मेशन होगी। और परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम विद रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क ओवर 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड इंसेप्शन, है ना। ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस ऑफ द स्कीम, कि कितना एक्सपेंस चार्ज किया है स्कीम का, वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ रहनी चाहिए। और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, जो हमने बात किया था भाई SAI में, लास्ट पॉइंट था कि इन्वेस्टर की अगर कोई ग्रीवेंस है तो उसको रजिस्टर कैसे करेगा, उसको ट्रैक कैसे करेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन KIM में होना ही चाहिए। मूव करते हैं कि अपडेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली हम यहाँ पे सेड, SAI और किम डॉक्यूमेंट की ही बात कर रहे हैं कि इसको अपडेट कैसे करना है। तो एक तो तरीका होता है एडेंडम। एडेंडम का मतलब होता है कि सिंपली एक कुछ चेंज आया, आपने उसको एक नोटिस की तरह इशू कर दिया कि हाँ हमने ये स्कीम में ये चेंज किया है, और आपने उसको अपनी वेबसाइट पे, किसी एक एडवर्टीजमेंट में, न्यूज़पेपर में, या फिर आपने जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ईमेल कर दिया या SMS कर दिया, ठीक है।
तो बेसिकली इन तीनों में जो भी इस तरह के चेंजेस होंगे, इंटरिम चेंजेस होंगे, मतलब बीच बीच में चेंजेस आते रहेंगे, वो सब एडेंडम के थ्रू होते हैं। और अगर सिड का अपडेशन है, अब यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो जो भी ओपन एंडेड और इंटरवल स्कीम है उसमें क्या होगा कि सिड को हर 6 मंथ में, एवरी 6 मंथ, मतलब साल में 2 बार उनको अपडेट करना है। और कब करना है? फर्स्ट ईयर के ख़त्म होने के 1 महीने के अंदर, और सेकेंड हाफ के ख़त्म होने के 1 महीने के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है SAI का अपडेशन। सो SAI जो होता है इसका रेगुलर अपडेट जो है एवरी फाइनेंशियल ईयर के एंड ऑफ द 3 मंथ्स उसमें करना ही चाहिए। और कोई भी मटेरियल अगर चेंजेस हों, दे हैव टू बी अपडेटेड ऑन ऑनगोइंग बेसिस, है ना। और जिस AMC का ये SAI हो उनकी और एमफी की वेबसाइट पे। और देखो कोई भी अपडेट होता है, दिस ऑल अपडेट्स हैज़ टू गो ऑन AMC वेबसाइट एज वेल एज एमफी वेबसाइट। फिर लास्ट वन है अपडेशन ऑफ किम जो है की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जो डॉक्यूमेंट है, इसको एटलीस्ट हाफ ईयर में 1 बार अपडेट करना ज़रूरी होता है। और जैसे ही हाफ ईयर ख़त्म हुआ उसके 7th मंथ अगर बोला जाए, उसमें उसके एंड ऑफ दैट मंथ ये सारे इन्फॉर्मेशन अपडेटेड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर में क्या क्या है? मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं पहले, कि डेली का NAV, डेली NAV जो है सारे म्यूचुअल फंड्स हाउसेस को 8 साढ़े 8 बजे रात तक कैलकुलेट करना होता है। और उसके बाद उसको एवरी बिजनेस डे उनको एमफी की वेबसाइट पे और AMC की वेबसाइट पे अपडेट करना होता है। बट जो लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स होते हैं उसमें बेसिकली जो भी संडेज आते हैं, हॉलीडेज आते हैं, उसके भी NAVs डिक्लेयर उस दिन भी करने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें अक्रूवल्स होते हैं। कि मान लो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो कि एक लिक्विड फंड है, उसमें मान लीजिए उसने एक सर्टेन सिक्योरिटीज इन्वेस्ट करके रखा है, उसमें उसको 7% उसको ईयरली के हिसाब से अक्रूवल हो रहा है ना। तो वो क्या करते हैं, उसको ऐसा नहीं कि 5 दिन के हिसाब से करते हैं, वो संडे को भी इंक्लूड कर लेते हैं। कोई हॉलीडे आता है तो उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो बेसिकली आपका जो फ्राइडे एंड ऑफ द डे पैसा था वो अलग होगा, और मंडे जो मॉर्निंग में आपको पैसा दिखेगा वो अलग हो सकता है बिकॉज ऑफ एक्रूवल्स। बट जो क्लोज्ड एंडेड फंड हैं उनकी इस मैंडेटरी है कि उनकी NAV जो है वीक में एटलीस्ट 1 बार अपडेट होनी चाहिए, कैलकुलेट होनी चाहिए, और AMC और एमफी की वेबसाइट पे अवेलेबल भी होनी चाहिए। फिर जो भी एक्सपेंस रेशियो से रिलेटेड डिस्क्लोजर है, सेबी ने ये भी मैंडेट किया है कि जितनी भी AMCs हैं उनको अपनी सारी स्कीम्स का टोटल एक्सपेंस रेशियो डेली बेसिस पे अपडेट करना है, और वो भी कहाँ? AMC की वेबसाइट पे और एज वेल एज एमफी की वेबसाइट पे। और जहाँ जहाँ कोई भी चेंज है एक्सपेंस रेशियो में, मटेरियल चेंज है, यानी कोई स्मॉल चेंज है इन नंबर्स, तो AMC को जो है इन्वेस्टर को भी इन्फॉर्म करना होता है। Scheme wise dashboard on mutual fund website. So each AMC is required to publish a scheme performance dashboard, update it on the regular basis. तो बेसिकली जो भी स्कीम का परफॉर्मेंस है, मतलब कितना 1 साल 3 साल 5 साल के हिसाब से, उसको आप अपनी AMC की भी वेबसाइट पे पब्लिश करिए और एमफी की भी वेबसाइट पे पब्लिश करिए। और म्यूचुअल फंड AMC, जैसा मैंने कहा था कि जो भी रिस्कोमीटर है उस स्कीम का या बेंचमार्क का, उसको भी पब्लिश करना होता है। फाइनली आता है पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर। AMC shall disclose portfolio as on the last day of the month of half year for all their schemes on AMC websites, और इन्वेस्टर्स को ईमेल करना है विद इन 10th days फ्रॉम द क्लोज ऑफ ईच मंथ हाफ ईयरली। बेसिकली हाफ ईयरली और एवरी मंथ, है ना, उसको अपडेट करना होता है। और इसको एमफी की वेबसाइट पे भी डालना है, कस्टमर को ईमेल भी करना है, और AMC की वेबसाइट पे भी रखना है। लास्ट आता है नॉन मैंडेटरी डिस्क्लोजर। तो बेसिकली इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फंड फैक्ट शीट। ये मैंडेटरी नहीं है, इट्स अ मार्केट प्रैक्टिस। तो फंड फैक्ट शीट में बेसिकली की, इसे आप बोला जाए एक मेन इन्फॉर्मेशन जो है, जो जिसमें आप शॉर्ट समरी बोला जाए फंड से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है। तो इसको बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं जितने भी इन्वेस्टर हैं या रिसर्च एनालिस्ट हैं, फंड रेटिंग एजेंसीज या न्यूज़ वाले हैं, वो स्कीम्स के बारे में पता करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट में 2 3 4 पेजेस में सारा फंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहता है। ये सेबी की तरफ से मैंडेटेड नहीं है, बट ये मार्केट प्रैक्टिस है कि मंथली बेसिस पे फंड फैक्ट शीट सारे म्यूचुअल फंड्स हाउस अपडेट करते हैं।
फिर इसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि कब से स्टार्ट हुआ, इसका कॉर्पस साइज़ क्या है, इसका करंट एनएवी क्या है या बेंचमार्क कौन है, और जो भी फंड का स्टाइल है इसको मैनेज करने का, वो सारा इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल रहता है। फिर फंड की परफॉर्मेंस क्या है विद रिलेटिव तो बेंचमार्क, तो डिफरेंट पीरियड में, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, कि कैसे इसका रिटर्न का परफॉर्मेंस है, ये इन्फॉर्मेशन भी फंड फैक्ट शीट में होती है। और इसमें जो भी सिप रिटर्न्स हैं स्कीम्स के, उसको भी इंक्लूड करते हैं, और डिफरेंट सेक्टर में कहाँ कहाँ और किस किस सिक्योरिटीज़ में इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन है, वो इन्फॉर्मेशन भी फंड फैक्ट शीट में रहती है। फिर इसमें बहुत सारे जो मेथड्स हैं इसको जज करने के लिए, जो टेक्निकल फार्मूलाज हैं, फॉर एग्जांपल पी रेशियो हो गया, बीटा हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो हो गया इक्विटीज़ के केस में, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स के केस में, या क्रेडिट रेटिंग प्रोफाइल क्या है, और इनका एवरेज मेच्योरिटी और ड्यूरेशन, जो भी बेसिकली डेट बेस्ड फंड होंगे उसमें एवरेज मेच्योरिटी और ड्यूरेशन भी होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फंड फैक्ट शीट में अवेलेबल रहती है। तो बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टर्स या एनालिस्ट जो हैं ये सारा नंबर्स जाके देखते हैं, अच्छा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2 है, मतलब मार्केट 1% अगर ऊपर नीचे जाएगा तो उसके कंपैरिजन में ये 20% ऊपर नीचे और जाएगा, उस मूवमेंट के 20%, है ना, मतलब ये 1% ऊपर बढ़ा तो 1.2% ऊपर बढ़ा, दैट्स व्हाट आई मेंट। फिर इसमें मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितना है, इसके क्या प्लान्स हैं, क्या ऑप्शंस हैं, इसमें क्या क्या सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज़ हैं, इसके लोड्स, एक्सपेंसेस और फीस वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन फंड फैक्ट शीट में अवेलेबल होती है। तो आप ऐसा ध्यान रखो कि फंड फैक्ट शीट बेसिकली नॉन मैंडेटरी बट अ मार्केट प्रैक्टिस, इसमें वो सारी की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं जो आपको कंपैरिजन के लिए या उस फंड के बारे में बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये एक नॉन मैंडेटरी डिस्क्लोजर है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, सो दैट आपको जो मैंने आज ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की है, इनकी क्लैरिटी आ जाए। अगर आपको पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।